हमारे साथ में दूसरे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ में मोहम्मद अली शाह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में सच्चिदानंद राय जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ में प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में है, स्वागत है आपका। हमारे साथ में संदीप शर्मा जी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में शादाब सरावर्दी जी हैं, जो कि सचिव हैं यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। एक एक कमेंट में सारे मेहमानों से ले लूं। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो स्थिति है जम्मू कश्मीर के अंदर, टारगेट किलिंग जैसी चीजें बीते कुछ दिनों से ज्यादा सुनाई दी हैं 90 के दशक के बाद से। मौजूदा स्थिति में अमित शाह के दौरे के बाद में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्या जनता का विश्वास दोबारा बहाल होगा? क्या जो मैसेजेस देना चाहते हैं अमित शाह, उसकी ट्रैक पर यह दौरा उसी अंदाज में दिखेगा और इसका फायदा दिखेगा? जी, मैं हमारे सारे भाई बहन जो अमित शाह जी के विजिट के खिलाफ हैं कि उनके पक्ष में है, मैं सबकी कदर करता हूँ, सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और सबकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो टारगेट किलिंग हुई हैं, इसका हम सब सख्त निंदा करते हैं कि ये 90s का जो दौरान था, दरअसल वापस नहीं आ रहा है। ये खास स्पेसिफिक जानबूझ के एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान, ये दिखाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि सब कुछ कश्मीर वैली में, घाटी में सही नहीं है। क्योंकि हाल ही में क्वाड की मीटिंग हुई, यूएन जनरल असेंबली हुई, तो चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ कि भाई क्या बात है, क्या पता हमको चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना। तो इसलिए पाकिस्तान के पास ये एक हथियार है, एक हथियार के तौर पे हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल करती है, जो कि उग्रवाद है, आईटी, इंटरनेशनल टेररिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं। तो मोहम्मद अली शाह साहब, क्या पाकिस्तान के भरोसे हम ये रहे कि वो आतंकवाद को बंद कर दे, उसी के बाद में जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होगी, या हमारी काउंटर टेररिज्म की जो नीति है वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी के मुकाबले हम कमजोर पड़ जाते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखिए, दरअसल हम पाकिस्तान के भरोसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम भी ये बात जानते हैं कि वो मानने नहीं वाला है। अब हमारी जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रैटेजी है अभी फिलहाल, अभी ठीक है, इसमें कोई कमी खामी नहीं है। हाँ, स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा बढ़ती रहती हैं, इंप्रूव होती रहती हैं, प्रमोट होती रहती हैं, और सोच हमेशा एडवांस होती रहती है। तो जी हाँ, हम कुछ सोचेंगे तो उग्रवादी 10 कदम आगे जाके और कुछ सोचेंगे, मगर वो जानते नहीं है ये बात कि अगर उग्रवादियों ने भी अगर आतंक मचाया है, हमने भी तो काफी बहुत से उग्रवादियों का खात्मा करा है। हम वो भी देखिए आप, जो फौज ने, लेकिन इसका हल ये नहीं कि हमने अगर एक उग्रवादी मार दिया, मैं जानता हूं कि 10 और पैदा जाएंगे, कोई कम टाइम लगेगा इनको। हमको आइडियोलॉजी खत्म करनी पड़ेगी, और आइडियोलॉजी खत्म करने में वक्त लगता है। बिना वहां की जनता या लोगों के सहयोग की क्या यह पॉसिबल हो पाएगा मोहम्मद अली शाह साहब? क्योंकि जब कार्रवाई की जाती है, वहीं के लोग, वहीं के पॉलिटिशियन, वहीं के राजनेता ये कहते हैं कि साहब ये बेकसूरों के साथ में सरकार अन्याय कर रही है। 700 लोगों को आपने डिटेन कर दिया है, अलग दूसरे राज्यों में, वहां की जेलों में जाकर के आपने ठूस दिया है। तो इससे तो सपोर्ट तो सरकार को नहीं मिल रहा ना, या काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने में ये सपोर्टिव साबित होगा, या कहीं ना कहीं इससे तो कमजोरी आएगी? नहीं, देखिए, ये बात, आपकी बात एक तरफ बिल्कुल सही जवाब भाई। देखिए, बात ऐसी है कि लोगों का विश्वास जो है ना, डंडे से नहीं जीता पाएगा। हमको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। हम मजबूत पकड़े, उसका गिरबान पकड़ के बोले अरे हम पे भरोसा करो, नहीं करेंगे हम पे लोग। लेकिन अगर अंदर से विश्वास पैदा होएगा, और ये अंदर से विश्वास कैसे पैदा होगा? बातों से नहीं, कर्मों से। जब लोग देखेंगे कि हाँ, अभी जो हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, भाई साहब कह रहे थे कि भाई बच्चों को परेशान कर दिया, तलाशी कर रहे हैं। अरे भाई, जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे ना। चाहे हम किसी के वो अमेंड तो नहीं कर सकते, और वो सुरक्षा की कार्रवाई किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है, हमारे लिए हो रही है, हमारे देशवासियों के लिए हो रही है। तो बस जो फौज जो है ना, अपनी सुरक्षा की ड्यूटी कर रही है वहां पे, और इस चीज को समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। लेकिन उससे पहले मोहम्मद अली शाह साहब, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं, एड करना चाह रहे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत जवाहर भाई। बात ऐसी है कि जी हाँ, आपने प्रेम कुमार जी, आपने बोला कि धारा 370 से पहले भी उग्रवाद था, अभी भी हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ? भाई बात ऐसी है कि केसेस तो कम हुए हैं ना, और उग्रवाद, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक विचारधारा है, ये एक आइडियोलॉजी है जो रातों रात नहीं खत्म हो सकती, इसके वक्त लगेगा।
अब धीमे धीमे खत्म हो रही है। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि वो अभी खात्मा होने वाला है, इसलिए वो बुखला रहा है पाकिस्तान। ये है मेरा रिस्पॉन्स आपके लिए। मोहम्मद अली शाह साहब, अगर स्थितियां बदल गई, 25 महीने के आसपास हो चुका है आर्टिकल 370 हटने के बाद में, तो चीजें बेहतर हैं, अमन है, सब कुछ है, तो फिर इतने 700 लोगों को डिटेन, सिविलियंस को डिटेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई बात ऐसी है, ये सुरक्षा के कुछ प्रोसीजर होते हैं। जब हम जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, हिंदुस्तानी अफगानिस्तान से लाए गए थे ना उनकी सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, अरे कोई किसी लोगों ने ये तक भी कहा था कि हमने प्रीमेच्योरली हमने वहां से अपने लोगों को निकाल के ले आया वापस हिंदुस्तान। अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या होता? उससे बेहतर यह है कि उनको पता नहीं। ठीक उसी तरीके से ये रिस्क का ये फैक्टर है, हम नहीं ले सकते हैं। मैं मानता हूं 700 लोगों को डिटेन करना बहुत बड़ी बात है, और ये कई लोग इसमें प्रोटेस्ट भी करेंगे, और ठीक है, मानता हूं, मैं खुद मानता हूं एज अ सिक्योरिटी पर्सन। मगर आप ये देखिए, प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। कुछ गलत हो जाए तो आप इंतजार क्यों ना करें? तब बोलेंगे भाई आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इंटेलिजेंस भी थी, ये भी थी, आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी उसके बारे में। अब जब कार्रवाई करेंगे इंटेलिजेंस को लेके, तब फिर आपत्ति। कार्रवाई ना करें कि भाई 700 लोग हैं, फिर आपत्ति। तो किसी एक तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना काम करने के लिए। और जो सुरक्षा हो रही है वो किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, वो सुरक्षा है ताकि हमारे देशवासी सुरक्षित रहे। ठीक, कश्मीर को दूसरे राज्यों की तरह से, सामान्य राज्यों की तरीके से विकास के पथ पर ले जाना, ये महज अभी बहुत दूर की कौड़ी है। सिर्फ उस ट्रैक की तरफ बढ़ सकते हैं, या वाकई आने वाले कुछ दिनों में ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? क्योंकि वहां की स्थितियां और परिस्थितियां जैसी हैं उसमें तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। जी हाँ, देखिए मैं एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष ना रखते हुए, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, एक बिल्कुल हमारे देश की सिक्योरिटी है, हमारे एक डिफेंस के तौर पे बात करूंगा। देखिए बात ऐसी, पहली बात तो हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं सबके सब देशभक्त हैं, सबके सब। किसी को कोई हक नहीं बनता किसी और को बोले कि वो देशद्रोही है, या सर्टिफिकेट बांटे कि तुम मुल्क से प्यार करते हो, तुम नहीं करते हो, तुम देशद्रोही हो, देशद्रोही हो, खबर ना। सबके सब प्रेमी है, देश प्रेमी है, पहली बात है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि एक सच्चा वाकया 2015 का, मेरे साथी हैं फौज के, उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब बाढ़ आई थी ना, तब उन्होंने किसी अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत लोगों की जान बचाई थी कश्मीर से बाढ़ों में। अब एक ऐसे शख्स थे जिनकी उन्होंने जान बचाई, उनकी ही नहीं उनके परिवार वालों की भी जान बचाई। ठीक है भाई, बेशर्मी की भी हद होती है। जान बचने के बाद उनका अभी हाल ही में इंतकाल है, कुछ एक महीने पहले। मैं बात कर रहा हूं अहमद शाह गिलानी की, जिनको पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है भाई? इसमें ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व ना कुछ, मगर ये बेशर्मी की हद है, निहायती हद है। तो जब ऐसी विचारधारा के लोग होंगे तो उन्नति या प्रोग्रेस या शांति कैसे आएगी जम्मू कश्मीर में? भाई मरते हुए भी उग्रवादी की स्ट्रैटेजी क्या है पता है आपको? ये मैंने फर्स्ट हैंड डील करी है। मगर आप मानते हैं ना कि उग्रवादी ताकतों पर, अलगाववादी ताकतों पर अंकुश काफी हद तक लग चुका है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं, लग चुका है काफी हद तक। लेकिन उग्रवादी क्या करता है बताऊं आपको? जब हम उस पर एनकाउंटर करते हैं ना, तब भी आखिरी सांसों तक भी उग्रवादी जो है वो ग्रेनेड का पिन निकाल के फिर मरेगा। तभी हमारी ये ड्रिल है कि पहली बार आप शव के पास में मत जाओ, लाश के पास में मत जाओ, आप दूर से रस्सी से फौरन खींचते हैं क्योंकि एक एक्सप्लोजन होता है। अब मरते दम तक भी वो ये ऐसा काम करते हैं। अहमद शाह गिलानी जैसे लोगों की विचारधारा जो है बिल्कुल बेशर्मी की हद तक थी कि मरते वक्त भी उन्होंने ये काम किया हिंदुस्तान में रहते हुए। अब ऐसे लोगों को हम बोलेंगे देशद्रोही? अब देखिए बात ऐसी है कि अब सुधार जो है दो चीजों से होगा। नहीं तो सवाल ये है मोहम्मद अली शाह साहब कि जितने बड़े कदम उठाए जाते हैं, सुधार होते हैं, वैसे ही आतंकवाद भी अपना रूप और स्वरूप बदल लेता है। अलग अलग नामों से आतंकवाद सक्रिय हो जाता है। हथियार पहले बड़े इस्तेमाल किए जाते थे कि 47 जैसे, अब छोटे हथियारों का इस्तेमाल होने लग गया है। ऐसे लोगों को आतंकवाद में लाया जाता है जिनका कोई आतंकी रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड ना हो, ताकि उन तक पहुंचने में एजेंसियों को दुश्वारी हो।
मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि पीओके के अंदर इस वक्त जिस तरीके से 35 से 40 लॉन्चिंग पॉइंट जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, नए नए वहां पर अब आतंकवादी अड्डे बन रहे हैं, ये स्थितियां और परिस्थितियां क्या आगे आने वाले वक्त के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रही है मोहम्मद अली शाह साहब? जी हाँ, देखिए पीओके की हम बात करें ना, तो वहां पे तो लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। और पाकिस्तान जो है ना, वो चाइना में 2000 से ऊपर कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है कि भैया आओ और यहाँ से माइनिंग करो, आयरन ओर निकालो और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, और पाकिस्तान जो है अपने पैसों के बदले अपनी जमीन बेच रही है चाइना को। और चीन जो है अभी कुछ 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बल्कि, चाइना में उनका नेशनल डे मनाया गया था, जहां पे चीन का नेशनल एंथम भी गाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 1 इंच भी वो अपने देश का 1 इंच भी कोना किसी को नहीं देंगे, ये चीन ने कहा था। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपना ही मुल्क उसको बेच रहा है, और ये तो बहुत वाहिद देश है भाई। उसके अलावा देखिए, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे हम बढ़ेंगे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? जब हम धीमे धीमे करके लोगों की विचारधारा बदलने की कोशिश करेंगे, धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ेंगे। रातों रात तो काम नहीं होगा। अगर हम उम्मीद नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक छोटा एग्जाम्पल 30 सेकंड में खत्म करूंगा। भाई मान लिया अगर मेरे फादर मदर घर पे रेनोवेशन कर रहे हैं और मैं खिलाफ हूं कि घर पे रेनोवेशन मत करिए यार, घर पे अगर रेनोवेशन करेंगे तो मिट्टी आएगी, सीमेंट आएगा और धूल मिट्टी आएगी, हमको परेशानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो रेनोवेशन करते हैं, घर का है। अब घर का रेनोवेशन करने के बाद जाहिर सी बात है, आपने तकलीफ लेके इन्वेस्टमेंट करी, आपने घर का रेनोवेशन करा। अब रेनोवेशन खत्म हो जाएगा तो वो मेरा बचपना होगा ना, मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, हालात तो जो घर के हाल है ना अभी, वो तो बदतर हो गए हैं। वो बातें ठीक है, वो बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, जायज है। मगर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर में जो सियासी पार्टियां हैं सरकार की रणनीति को लेकर के वो क्रिटिसाइज करके अपने अस्तित्व को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए करने की कोशिश में करती हैं, या वाकई वो योगदान देना चाहती हैं सरकार के साथ में कि करेक्ट नीतियों के साथ में काम करो, ये ज्यादा बेहतर होगा? आपको एज ए डिफेंस एक्सपर्ट न किसी का सपोर्ट लेना, न किसी को काउंटर करना, कैसे समझते हैं सर आप इसको? जी, जो मेरा तजुर्बा रहा है ना जम्मू कश्मीर में, वाकई में वहां पे पर्सनली मैं उग्रवाद आतंकवाद लड़ने का जो मेरा तजुर्बा रहा है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो उनको ना ही कोई मतलब है कश्मीरी युवाओं से, ना ही वहां के लोगों से, उनको कोई प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं है। उनको अगर प्यार मोहब्बत है तो अपनी कुर्सी से वो चाहते हैं कि अपनी सत्ता बनाए रखें। और युवा पीढ़ी का खास तौर से, जैसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता है ना, वो लेके जाता है युवा पीढ़ी को, उनको ब्रेनवॉश करता है, उसी तरीके से वहां के जो लोग सियासत, जो राजनीति लड़ते हैं, वो अपना मतलब निकालते हैं, बस अपना उल्लू सीधा करते हैं इनका इस्तेमाल करके, और यही लोग इस्तेमाल होते हैं वहां पे। ठीक है, अभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका शुक्रिया। मोहम्मद अली शाह साहब, सच्चिदानंद राय जी, शादाब सरवर्दी जी, संदीप शर्मा जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, समाचार प्लस के माध्यम से आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी।